नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंगवाला स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज लेके आए हैं हम जीएस का पार्ट 3, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों। इसमें काफ़ी आपको ग्रुप डी की जो परीक्षा है उससे रिलेटेड बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों। इस वीडियो आपको ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा हर एग्ज़ाम के अंदर। जितनी भी ऑनलाइन परीक्षाएं होती है उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं अपना आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन किससे लिए हैं। देखते हैं दोस्तों, ये जो अपना सौरमंडल है इसके 5-6 क्वेश्चन आपको एसएससी की जितनी भी परीक्षा होती है उसमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? ये जुपिटर होता है, जिसे बृहस्पति कहा जाता है दोस्तों। और सबसे छोटा होता है बुध। और सबसे ठंडा ग्रह वरुण होता है दोस्तों। और सबसे गर्म अगर पूछा जाएगा तो शुक्र हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा है बुध। और सबसे ठंडा है वरुण। ठीक है, और सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ठीक है, चलिए, सबसे तेज़ घूमने वाला ये जुपिटर हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ही होता है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह होता है दोस्तों? सूर्य के सबसे दूर ये होता है वरुण। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको जी। पृथ्वी के निकट जो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है वो कौन सा है दोस्तों? वो हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा भाई? पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र हो जाएगा। सबसे अधिक उपग्रह वाला बृहस्पति हो जाएगा। पृथ्वी का उपग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है दोस्तों। एसएससी एक दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछता है दोस्तों। जो ग्रुप डी की हमारी परीक्षा चल रही है, ये जो हमारे जोन की नहीं चली है या जिनका अभी तक नहीं हुआ है, उस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। ठीक है दोस्तों, इससे बहुत हेल्पफुल होगी, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है, एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको, 1 नंबर पक्का है आपका। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा होता है दोस्तों? चमकीला जो होता है वो शुक्र होता है। और सबसे चमकीला तारा जो होता है वो माफ कीजिए दोस्तों, साइरस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, रात्रि में दिखाई देने वाला ग्रह मंगल। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ये होता है गनीमेड। ठीक है, बृहस्पति का उपग्रह होता है ये। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। भोर का तारा या सांझ का तारा शुक्र को ही कहा जाता है दोस्तों। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जैसे कि आपने देखा भी होगा, जो बच्चे परीक्षा देते हैं उनमें भोर का तारा, सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र को। लाल ग्रह किसे कहते हैं? ये कहा जाता है दोस्तों, ये मंगल ग्रह को कहा जाता है। नीला ग्रह पृथ्वी होती है। और पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं या बहन किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, ये कहा जाता है हमारे शुक्र को। तो नेक्स्ट है हमारा 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम हुआ था दोस्तों, उस पर कुछ थोड़ा इफेक्ट डालते हैं और वहाँ से कुछ जानकारी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, हड़प नीति किसके कार्यकाल में आई थी? तो सबसे पहले हमें एक याद रखना है, हड़प नीति डलहौजी के काल में आई थी, इसे हड़प नीति कहा जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं 1857 की थोड़ी सी इम्पोर्टेंट खास बातें। ठीक है, शुरुआत में घोषणा 21 मई 1857, ये समय है 10 मई 1857, जो स्थान था मेरठ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, चलिए 1857 के बाद बहादुर शाह जफर का अंग्रेजों द्वारा सम्मान बंद। ठीक है, नाना साहब की पेंशन बंद, भारतीयों को नौकरी देने में भेदभाव। ठीक है, कारण क्या था? तत्कालिक कारण था, जो हमारे गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग के कार्य में सैनिकों को एक ऐसे कारतूस का प्रयोग करना पड़ा जिसमें गाय सूअर की चर्बी लगी थी। हिंदू और मुसलमान सैनिक से भरी रोष उत्पन्न हो गया। याद करो दोस्तों, जो हमारे मंगल पांडे जी हुए हैं, ठीक है, वो 1857 की क्रांति से निकल कर सामने आए थे। ठीक है, चलिए, और इनके प्रमुख केंद्र और इनके नेता कौन कौन हुए? दिल्ली का प्रमुख था बहादुर शाह जफर। ठीक है, कानपुर का नानक साहब, और लखनऊ का बेगम हजरत महल, और इलाहाबाद का लियाकत अली, झांसी की रानी जगदीश, बिहार कुंवर सिंह, बरेली के खान बहादुर, माफ़ कीजिए, फैजाबाद के थे मौलवी अहमदुल्ला,
और गोरखपुर के थे गजाधर सिंह और फर्रुखाबाद के थे नवाजत तफजल हुसैन। ठीक है, तो इनमें से खास आपको याद रख लेना है। ठीक है, और अब चलते हैं थोड़ा सा इनका विद्रोह हुआ था, कैसे कैसे किनका विद्रोह हुआ था। ठीक है, बेगम हजरत महल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। विद्रोह का दमन हुआ था इलाहाबाद का जो कर्नल लियाकत अली था, जो झांसी की जो कैप्टन था, ह्यू रोज रानी जो लक्ष्मीबाई के विरुद्ध उन्होंने वो किया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद कर लेना है, इसमें देख लेना है। ठीक है, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो आप दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसे मैं उसके माध्यम से आपको कराऊंगा, फैक्ट के माध्यम से दोस्तों। ठीक है, चलिए करंट अफेयर देख लेते हैं। ONDC में शामिल होने वाली पहली वैश्विक बिग टेक कंपनी कौन सी है? ये है माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में खबरों में रही मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी हैं? ये फुटबॉल से जुड़ी हैं भाई। ठीक है, और इन्हें ही सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डेज कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। और हाथी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? वो भी 10 अगस्त को ही, 12 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, किस राज्य में नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया है? ये आंध्र प्रदेश में किया गया है दोस्तों। ठीक है, किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी 2G का एथेनॉल प्लांट विकसित किया है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया है दोस्तों? ये IOCL है दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, याद रखना है आपको। किस भारतीय सशस्त्र बल ने हिम ड्रोन ए थान कार्यक्रम शुरू किया है? भारतीय नौसेना ने ये शुरू किया है दोस्तों। चलिए, और एक क्वेश्चन आपको रखना है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये आपके लिए टास्क है, टास्क में रहेगा। ये कैस्पियन सागर है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी झील जो कहा जाता है वो दोस्तों कैस्पियन सागर को कहा जाता है। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी होती है? बेकाल झील होती है, जो साइबेरिया रूस में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7। विश्व का सबसे ऊंचा पुल भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, ये है जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है चेनाब नदी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका नाम आपको मुझे कमेंट में बता देना है दोस्तों, क्योंकि ये मैंने आपको जो आपकी GS की पहली वीडियो लेके आया था उसमें मैंने 3 बार आपको रिवाइज कराया है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल कितने पदक जीते हैं भारत ने? ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 61 पदक जीते हैं भारत ने। और ये किस नंबर का खेल था दोस्तों? ये 22वें क्रम का खेल था दोस्तों, जो बर्मिंघम में इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। और 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल है या कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ होंगे? वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे दोस्तों। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं राष्ट्रपति जी के बारे में। और ये मैंने राष्ट्रपति के बारे में पहले भी आपको करा चुका हूँ दोस्तों, तो आज कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं जो उनके कार्यकाल से रिलेटेड है। ठीक है, वो कौन से क्रम के बने हैं, उनके कौन से अनुच्छेद के अंदर वो क्या कार्य करते हैं दोस्तों। चलिए, बिल्कुल वीडियो इसको स्किप मत करना दोस्तों, वीडियो आपके लिए ही बनाया जा रहा है, ध्यान में रख के। पहले उपराष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी बने हैं। ठीक है, और क्रम से ये 16वें बने हैं। ठीक है जी, चलिए, देश में 6 अगस्त 2022 को 16वें राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें उसी दिन जनगणना की गई दोस्तों। ठीक है, 14वें राष्ट्रपति के रूप में ये शपथ लेंगे दोस्तों। ठीक है, और 13वें जो अभी पूर्व राष्ट्रपति हैं वो कौन थे? ठीक है, वो थे वेंकैया नायडू जी, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को समाप्त हो गया है। ठीक है, इनका जन्म 18 मई 1951 राजस्थान के झुंझुनू, जो आपका झुंझुनू वाला ज़िला है, उसमें हुआ था दोस्तों। चलिए, ये पूर्व से पश्चिम बंगाल, जो पूर्व अभी हाल ही में ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और ये 27वें राज्यपाल थे। ठीक है, और ये NDA की जो सरकार है अपनी BJP, उससे ये जीते हैं दोस्तों। ठीक है, 528 वोट इनको मिले हैं, 74%
जो 74.46% विपक्ष की वोट जो मिली है, दूसरे जो इनके साथ खड़े थे दोस्तों उन्हें कितना मिला है, 148 वोट मिले हैं, मतलब 25% वोट मिले हैं दोस्तों। चलिए, जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के दिए जाने वाले वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होता। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। उपराष्ट्रपति कोई भी किसी तरह का भी भत्ता उनको नहीं दिया जाता, ठीक है। उस दौरान उसे राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, याद रखना है दोस्तों। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है अनुच्छेद 64 एवं 89 के उस अनुच्छेद में लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, अनुच्छेद 64 में किस का वर्णन है, तो ये उपराष्ट्रपति के राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसके लिए किसी विषय पर मत देने का अधिकार उसे नहीं होता, परंतु बार बार मतों को स्थित करने में वह निर्णय मत देता है, ठीक है। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र या निष्कासन या मृत्यु या अन्य कारणों से खाली हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, कार्यवाहक जो राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम जो समय होगा 6 महीने तक वो उस कार्य पर रह सकता है या कर सकता है, ठीक है। अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक होता है। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए या हो जाता है, ठीक है दोस्तों। जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंधित विवादों में निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है दोस्तों, आपको ये पता ही होगा दोस्तों। चलिए, भारत के जो अपने उपराष्ट्रपति हुए उनके कार्यकाल और उनके नाम। सबसे पहले हमारे जो उपराष्ट्रपति हुए हैं राधाकृष्णन, उनका कार्यकाल था 1952 से 1962। ये 2 बार रहे हैं, 2 बार 2 ही मेंबर रहे हैं अभी तक। एक राधाकृष्णन, ठीक है, और दूसरा हामिद अंसारी जी, ठीक है। चलिए, जाकिर हुसैन दूसरे नंबर के थे, ठीक है, 1962 से 67। वी गिरी 67 से 69। गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74। बीडी जाति 1974 से 79। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ये रहे हैं 79 से 84 तक। RK वेंकटेश्वरमन ये रहे हैं 84 से 87। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये रहे हैं 87 से 92 तक, ठीक है दोस्तों। चलिए, हामिद अंसारी जी को देख लेते हैं। 2 बार इनका कार्यकाल रहा है, 2007 से 2017 तक। वेंकैया नायडू पूर्व राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति रहे हैं 11 अगस्त 2017 से 2022 तक, और 14वें बन गए हैं जगदीश धनखड़ जी, ठीक है। चलिए, उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है दोस्तों। अमेरिका से उपराष्ट्रपति की तर्ज पर भारतीय संविधान उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रदान किए गए हैं दोस्तों। अब आपको याद रखना है ये पद हमने कहाँ से लिया गया है उपराष्ट्रपति का, ये हमने USA से लिया गया है दोस्तों। चलिए, और अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये संविधान के संशोधन में लिखा गया है दोस्तों। और निर्वाचन जो अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित मनोनीत सदस्यों को निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। तो याद रखना है हमारे उपराष्ट्रपति कैसे चुने जाएंगे दोस्तों। ये निर्वाचन जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनके जो निर्वाचक मंडल है उनसे ही चुने जाते हैं दोस्तों। इसमें कौन कौन भाग लेता है, इसमें आपके सदनों के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, ठीक है। चलिए, योग्यता, राष्ट्रपति के पद व्यक्ति को भारत का नागरिक 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ पद पर कार्य ना करता हो, ठीक है, तब ये चुने जाते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 प्रवर्तक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतलब 20 सदस्य उनके पास ऑलरेडी होने चाहिए।
ठीक है। इस परियोजना के लिए कोई व्यक्ति केवल एक कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं है समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री नहीं होना चाहिए। ठीक है। पदावधि, ये अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि सामान्यतः 5 वर्ष की होती है। इससे पूर्व वह किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। राष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन कुछ सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्पीय पारित किया या हटाया जा सकता है। उसके लिए लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। इसके लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है या उसे अपना त्यागपत्र 15 दिन या 14 दिन पहले ही बताना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा। ठीक है। और शपथ, जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं अनुच्छेद 59 के अनुसार उन्हें उपराष्ट्रपति की, जो राष्ट्रपति हैं हमारे, वो शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, याद रखना है। 69 के तहत, एक सेकंड दोस्तों थोड़ा साइंस की ओर नज़र मार लेते हैं। ठीक है। और राष्ट्रपति बचे हैं, राष्ट्रपति का मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो विस्तार से उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। तो जो ग्रामोफोन की खोज किसने की थी, जो हमारा ग्रामोफोन है तो एडिसन ने की थी। दूरबीन की खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों ये ग्रुप डी के एग्जाम के रिलेटेड लेकर। ठीक है। भाप के इंजन की खोज जेम्स वाट ने की थी। यही क्वेश्चन बिल्कुल आपको हूबहू पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, फैराडे ने की थी। एक्स किरणें की खोज किसने की थी, रोटेंजनसन ने की थी। ठीक है। और जो अपना लघु गणक की खोज किसने की थी, जॉन नेपियर ने ये खोज की थी दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कांच में ध्वनि की जो आपकी गति होती है वो कितनी होती है, ये होती है 5640 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड, सॉरी माफ़ कीजिए, मीटर पर सेकंड है। ठीक है। एल्यूमिनियम में ध्वनि की जो अपनी गति होती है वो कितनी है, 6420 मीटर पर सेकंड होती है। अल्कोहल में ध्वनि की कितनी होती है, 1213 मीटर पर सेकंड होती है अल्कोहल में। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की गति कितनी होती है, 260 मीटर पर सेकंड होती है। हाइड्रोजन में ध्वनि की गति होती है 1269 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है भाप 100 डिग्री सेल्सियस में ध्वनि की गति होती है 405 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है हमारा जीवाणु जो अपने जनित रोग होते हैं उनसे रिलेटेड देख लेते हैं। केले में विषाणु से लगने वाला रोग ये होता है मोजोके। ठीक है। टमाटर में विषाणु से लगने वाला रोग होता है पत्तियों में एंगटन। नींबू में विषाणु से लगने वाला रोग होता है नाड़ी का उत्वक श्रेणक। बादाम में विषाणु से लगने वाला रोग रेखा पैटर्न। पपीते में मोजोके। तिल में फिलोडी। चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपको एग्जाम परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए, गामा किरणों की खोज किसने की है, ये बेकुरल ने की थी। एक्स किरणों की खोज रोटेजन ने की है। पैरामैग्नेटिक किरणों की खोज रिटर ने की है। दृश्य किरणें की खोज न्यूटन ने की है। अवरक्त विकिरण की खोज किसने की है, ये हर्शोल ने की है दोस्तों। लघु रेडियो तरंगे की खोज किसने की है, हेनरिक हर्टज ने की है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है हमारा वर्ग मील है 2.58 वर्ग मीटर। घन होता है 0.028 घन मीटर। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। एक ग्रेन 64.8 मिलीग्राम होता है। 1 फुट होता है 0.33 मीटर। 1 मील होता है 1.6 मीटर किमी। चलिए, जो उनके मात्रक, उनकी पद्धति, उनके परिवर्तन होते हैं उनको ज़रा देख लेते हैं दोस्तों। एक एस्ट्रेंक्रम होता है 10 मीटर। ठीक है। वर्ग फुट होता है 0.9 वर्ग मीटर। एकड़ होता है 104 वर्ग मीटर। घन होता है 16.38 घन सेंटीमीटर। घन यार्ड होता है 0.76 घन मीटर। एक घन प्रिंट होता है 0.56 लीटर। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या होती है, वायु में ध्वनि की चाल देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 332 मीटर पर सेकंड है दोस्तों।
जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1483 मीटर पर सेकंड है दोस्तों। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब जो मैं भी करा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों सारे। जल में ध्वनि की गति होती है 1483 मीटर पर सेकंड। समुद्र जल में ध्वनि की गति होती है 1533 मीटर पर सेकंड। लोहे में ध्वनि की 5130 मीटर पर सेकंड। पारा में ध्वनि की गति होती है 1450 मीटर पर सेकंड। कांच में ध्वनि की होती है 5640 मीटर पर सेकंड। मिश्र धातु और उनके घटक देख लेते हैं दोस्तों। घन धातु के घटक होते हैं तांबा, टिन, जस्ता। जर्मन सिल्वर के घटक होते हैं तांबा, जस्ता, निकोल, जो अपना निकल होता है। सोल्डर के घटक होते हैं या टांका के घटक टिन और सीसा होते हैं। मोनल मेटक के घटक होते हैं तांबा, लोहा, निकिल होते हैं। मुद्रा धातु के घटक होते हैं तांबा, टिन, फास्फोरस। कृत्रिम सोना के घटक होते हैं तांबा तथा एल्युमिनियम। याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पानी का जो अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? जो अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है और क्रांतिक कोण कितना होता है? 48.5 होता है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक व क्रांतिक कोण कितना होता है? अपवर्तनांक होता है भाई कांच का 1.52 और क्रांतिक कोण होता है 1.1। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है पूछा जाएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अपवर्तनांक हो जाएगा 2.42 और क्रांतिक कोण हो जाएगा 24.4। फ्लिट कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो अपवर्तनांक हो जाएगा फ्लिट कांच का, जो अपना फ्लिप कांच होता है, इसका अपवर्तनांक हो जाएगा 1.65 और क्रांतिक कोण हो जाएगा 37.4। चलिए दोस्तों, रासायनिक सूत्र और उनके वो बताना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 1/2H2O। ठीक है, CaSO4 4/1/2 ठीक है। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। लापिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O। कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOHI। साधारण नमक का NaCl। पदार्थ एवं उनके रासायनिक सूत्र धावन सोडा Na2CO3 10H2O। ठीक है, याद रखना। बेकिंग सोडा का वेरी इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा पूछा जाएगा भाई एग्जाम के अंदर। ग्रुप डी के अंदर जो आगामी परीक्षा चलती है रेलवे की, उसमें ये 3-4 क्वेश्चन जो धावन सोडे का है, बेकिंग सोडे का, विरंजक का, तीनों याद कर देने आपको। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है N2CO3 10H2O। बेकिंग सोडे का NaHCO3। विरंजक चूर्ण का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, CaOCl का होल ट्वाइस। ठीक है, ये डबल हो जाता है। ये लिखा कैसे जाता है दोस्तों? ये ऐसे करके लिखा जाता है वैसे तो, CaOCl2 यहाँ बाहर आ जाएगा होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए हाँ एक बार और दे ऐसे हो जाएगा दोस्तों। देखो यहाँ पे CaOCl2 का होल ट्वाइस। ठीक है, याद रखना है। चलिए जिप्सम का देखते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 4H2O। ठीक है, 4H2 है ये, यहाँ पे बाय मिस्टेक है। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड। चलिए, CaSO4H2। ठीक है, ये 2 लगा हुआ है, ये गलत लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैंने आपको बता ही दिया है दोस्तों। भारी जल का D2O बता दिया मैंने। चलिए पैमाने देख लेते हैं। जल का जो जमना होता है, जैसे मतलब बर्फ़ बनता है जल से, ठीक है, वो कितने उस पर बनता है दोस्तों? देखो भाई 0 डिग्री पे तो आपका बर्फ़ जम जाएगा। इसका फिर जो F होगा फ़ारेनहाइट 32 होगा, और जिसका केल्विन होगा कितने केल्विन पर बनेगा? 273 केल्विन पर बनता है ना। 273 पे कितने फ़ारेनहाइट होगा? ठीक है, इसका टेम्परेचर 32 फ़ारेनहाइट होगा दोस्तों। और इसका जो डिग्री सेल्सियस होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, तभी बर्फ़ जमती है। कमरे का ताप सामान्य, देखो कमरे का जो ताप होता है उसमें 27 सेंटी पर, ये सेंटीग्रेड पर, तो ये इसका ताप होगा। फ़ारेनहाइट होगा 80.6 पे इसका, और केल्विन जो होगा 300 पर होगा।
ठीक है। ऐसे आपको ये याद रखना है। मानव का जो सामान्य तापमान कितना होता है 37 डिग्री, और जो फ़ारेनहाइट में जो हम देखते हैं जैसे हमें फीवर हो रखा है या कुछ हो रखा है तो 98.6 या 98.7, ठीक है। और केल्विन देखेंगे 310। जल का क्वथनांक कितना होता है 100 होता है, और फ़ारेनहाइट में देखेंगे 212 होगा, और उसमें देखेंगे केल्विन में देखेंगे 273, ठीक है। ये आपको आपने 10th में किया होगा। 273 का केल्विन जब हम निकालते थे ऐसे करके 273 भाई कितने केल्विन पर हमने गर्म किया, भाई 12 केल्विन पर हमने गर्म किया, ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है। वो आपको एक बार रिवाइज कर लेना है दोस्तों। चलिए, सेल में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक सूत्र। वोल्टेज सरल सेल में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है दोस्तों, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट सेल में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक अमोनियम क्लोराइड है। डेनियल सेल में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कॉपर सल्फेट, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। सूखा सेल में प्रयुक्त होने वाला रसायन मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड। सीसा संचालक सेल में प्रयुक्त होने वाला रसायन सल्फ्यूरिक अम्ल। मिश्र धातु उनके घटक। सोल्डर के घटक क्या हैं? लेड तथा टीन है। डूर लूमिंग के घटक एल्युमिनियम तथा तांबा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, ये है गोल्ड के घटक कॉपर तथा एल्युमिनियम होते हैं दोस्तों इसके। चलिए, वुड्स धातु के घटक क्या होते हैं? सीसा तथा विस्मित, टीन और कैडमियम होते हैं दोस्तों वुड्स के। नाइक्रोम के घटक होते हैं निकल, लोहा, क्रोमियम और मैग्नीशियम। जंगरोधी इस्पात के घटक क्या होते हैं? लोहा, क्रोमियम और निकेल होते हैं दोस्तों। मिश्र धातु तथा उनके घटक। पीतल के घटक क्या होते हैं? तांबा, जस्ता होते हैं। कांसे के तांबा, टीन होते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सब कुछ, ठीक है। जितने भी घटक करा रहा हूँ इनके रासायनिक सूत्र करा रहा हूँ, ठीक है। ये केल्विन करा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, स्टेनलेस, जो ये तो मैंने करा दिया आपको दोस्तों। स्टील धातु के घटक क्या होते हैं? लोहा तथा कार्बन होते हैं। डच धातु के घटक क्या होते हैं? तांबा तथा जस्ता होते हैं। और बेल धातु के घटक होते हैं तांबा तथा टीन होते हैं दोस्तों। प्रमुख उद्योग में प्रयुक्त उत्प्रेरक। अमोनिया गैस में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक लोहा चूर्ण होता है दोस्तों। जो आपका क्लोरीन गैस है उसमें प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक क्या होता है? सल्फ्यूरिक क्लोराइड होता है। और वनस्पति तेल में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक क्या होता है? निकिल होता है दोस्तों। ये वनस्पति तेल जैसे आप ना चिप्स है, जो चिप्स बनाते हैं दोस्तों, उसके अंदर हम क्या डालते हैं, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है और निकिल, ठीक है। अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक क्या होता है? गर्म एल्युमिनियम होता है। चलिए, ऐसा ही मात्रक देख लेते हैं उनके भौतिक, जो प्रमुख राशियाँ उनके भौतिक इकाई, ठीक है। कोणीय संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम, ठीक है, मीटर पर सेकंड होता है। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। चुंबकीय उत्प्रेरण का ऐसा ही मात्रक टेस्ला या वेबर होता है दोस्तों। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर होता है दोस्तों। कोणीय वेग का ये याद रख लेना है भैया आपको। चुंबकीय जो प्रेषण का ऐसा ही मात्रक पूछेगा, टेस्ला वेबर होता है। और शक्ति का भी पूछ सकता है दोस्तों, और कार्य का भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेडियस या रेडियन पर सेकंड होता है। चलिए, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक मैंने बता दिया है। घनत्व का किलोग्राम। वेग का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड। बल एवं भार का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल भार का याद रख लेना है। अगर बल का पूछे बल का मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है, भार का पूछेगा तो न्यूटन ही होगा दोस्तों। विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ज्योतिक फ्लक्स होता है या ज्योति तीव्रता होता है, उसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? लुमेन होता है दोस्तों। कैसे याद रखना है? ज्योति तीव्रता का, ठीक है। और चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वेबर होता है दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है, वेबर। तंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक एंगस्ट्रम होता है। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। और विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। और लेंस की अक्षमता ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होती है दोस्तों। चलिए, कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? कुनेन हमें जो सिलिकोना अपना वृक्ष होता है उसकी छाल से ही हमें प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों निकोटीन है, किससे प्राप्त किया जाता है? ये तंबाकू से प्राप्त किया जाता है।
कैफीन अल्कोहल किससे प्राप्त किया जाता है? ये चाय की या कॉफ़ी से प्राप्त किया जाता है। जो आपका हेरोइन या मार्किन या कोकीन होता है, ये किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है दोस्तों अपना अफीम से। एस्पिरिन किससे प्राप्त किया जाता है? विलो से प्राप्त किया जाता है। और कोकीन किससे प्राप्त किया जाता है? ये अवकलन से किया जाता है, जिसे कहता है इरोथोजाइलोन कोक। चलिए कुछ ऐसा मात्रक और देख लेते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम हो जाता है। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। दूरी का मात्रक अपना प्रकाश वर्ष होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये दोनों। एक सेकेंड, आवेश का पूछेगा, सबसे पहले आपको प्रतिरोध का याद रख लेना है, ओम होता है, ठीक है। और फिर आपको याद रख लेना है आवेश का कूलाम होता है दोस्तों। क्या होता है? कूलाम, ठीक है। दूरी का मात्रक याद कैसे रखना है? दूरी का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ताप का क्या होता है? केल्विन होता है ताप का SI मात्रक। तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप 13 जो साइंस रिलेटेड क्वेश्चन। आपको ये कैसे लगे दोस्तों? वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि 30 ही क्वेश्चन आपको ग्रुप डी की जो परीक्षा हो रही है उसमें ये पूछे जाते हैं दोस्तों जी। तो 25 क्वेश्चन साइंस के आएंगे और 25 मैथ के आएंगे और 30 जो आपके रीजनिंग के आएंगे, ठीक है। उसमें ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख देना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना है और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।